हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मजे में? लास्ट क्लास में आपने कंप्लीट किया सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 का रिवर्स चार्ज और आज आप फिर से देखने वाले हैं रिवर्स चार्ज, लेकिन सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का। आज जो आप सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 का रिवर्स चार्ज देखने वाले हैं वो बहुत डिफरेंट है। जो सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 आया था जब जीएसटी लॉन्च हुआ था 1 जुलाई 2017 को, जब जीएसटी आया था, तो पता है सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 कैसा हुआ करता था? उस समय का सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 यह कहता था कि कोई भी रजिस्टर्ड डीलर किसी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से जो भी माल खरीदेगा उस पर रिवर्स चार्ज के तहत टैक्स पे करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि मैं रजिस्टर्ड डीलर, मैं दिन भर में जितने भी अनरजिस्टर्ड डीलर से माल खरीद रहा हूं सबका रिवर्स चार्ज के तहत मुझे टैक्स देते रहना है। अब दिन भर में मेरी अनरजिस्टर्ड परचेज पता है कितनी है? बहुत सारी। पता है मेरे ऑफिस में स्नैक्स आता है, राइट? ऑफिशियल खर्चा है, ऑब्वियसली ऑफिशियल खर्चा है। ये बगल की राशन की दुकान से आता है, राइट? और ये जो स्नैक्स आते हैं मतलब चिप्स बिस्किट ये सब कुछ आता है, ये बगल की राशन की दुकान से आता है। जो जीएसटी बिल देता नहीं है वो अनरजिस्टर्ड है, मुझे रिवर्स चार्ज के तहत उस पर टैक्स पे करना है। चाय वाले के यहां से चाय आता है, वो भी अनरजिस्टर्ड है ऑब्वियसली, तो मुझे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करना है। स्टेशनरी भी बगल वाली दुकान से आती है, मुझे रिवर्स चार्ज के तहत उस पर टैक्स पे करना है। दिन भर में न जाने कितनी छोटी मोटी दुकानदारों से मेरी ऑफिशियल परचेजेस होती रहती हैं और मुझे रिवर्स चार्ज के तहत इस पर जीएसटी पे करना है। क्या आपको नहीं लग रहा कि ये लॉ बहुत बर्डनसम था? हाँ, अरे मैं चार्टेड अकाउंटेंट होते हुए इस लॉ से घबरा गया था सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 से, और मैं यही सोचता था कि जब मेरी हालत खराब हो जा रही है इस अकाउंटिंग में, तो आम व्यापारी कैसे इस सेक्शन को संभाल रहे होंगे। तो मोड़ लेता है ये कानून, मोड़ ले लेता है, मतलब गवर्नमेंट इसे क्या करती है, सस्पेंड कर देती है इस सेक्शन को। सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 तो सस्पेंड हो जाता है इन द मंथ ऑफ अक्टूबर इटसेल्फ। जुलाई में कानून आता है, जुलाई 2017 में जीएसटी का, और अक्टूबर में जाके ये सस्पेंड भी कर दिया जाता है और बहुत सालों तक ये सस्पेंडेड रहता है। उसके बाद दोबारा से ये रिवैम्प करके आता है, और जब रिवैम्प करके आता है तो गवर्नमेंट ने इसको बहुत हद तक चेंज कर दिया। और किया क्या, ये सेक्शन प्राइमरली बना दिया सिर्फ बिल्डर्स के लिए जो रियल एस्टेट बिजनेस में है, राइट? और वो लोग अनरजिस्टर्ड डीलर से बहुत सारी परचेजेस करते हैं। बस गवर्नमेंट ने इसे कंट्रोल करने की कोशिश की और इस पे रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी लेने की कोशिश की। अब एक बिल्डर की अनरजिस्टर्ड परचेज क्या होती है पता है? गिट्टी, बालू, ये सब कुछ ये लोग किससे ले रहे हैं? अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, राइट? तो इस पे गवर्नमेंट चाहती है कि रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे हो। कभी कभी ये लोग सीमेंट भी खरीद लेते हैं एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, तो गवर्नमेंट चाहती है भाई उसका भी जीएसटी रिवर्स चार्ज के तहत पे हो। तो गवर्नमेंट ने कुल मिला के जो बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, उनको यहां पे कवर करने की कोशिश की है कि भाई तुम तो रजिस्टर्ड हो, लेकिन जो अनरजिस्टर्ड परचेजेस तुम कर रहे हो उस पे तुम रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी पे करो। हालांकि अगर छोटी मोटी इनकी भी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज है तो गवर्नमेंट उस पे इनसे भी नहीं मांग रही रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी। आइए सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 को देखते हैं जो आज की तारीख में एप्लीकेबल है। दिस इज सेक्शन 9 सबसेक्शन 4। टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज वेयर द सप्लाईज आर मेड बाई अनरजिस्टर्ड पर्सन। सप्लाई किसके द्वारा की जा रही है? अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा। द रजिस्टर्ड बायर who has to pay GST under reverse charge has to do self invoicing for the purchase made। अब देखिए ये रिवर्स चार्ज का सिस्टम ही है कि जब आप एक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से बाई करते हो कुछ भी, रजिस्टर्ड सप्लायर, और रिवर्स चार्ज के तहत उन्हें जीएसटी पे करना होता है, तो वो इनवॉइसिंग भी खुद ही कर देते हैं। मतलब सेलर यहाँ इनवॉइसिंग नहीं करता है, जो बायर है वो खुद ही सेल्फ इनवॉइसिंग कर देता है, खुद को इनवॉइसिंग कर देता है, राइट? यही सिस्टम होता है, वो खुद को ही इनवॉइसिंग कर देगा। The government may, on the recommendation of the council, by notification specify a class of registered person who shall, in respect of supply of specified categories of goods or services or both, receive from unregistered supplier, pay the tax on reverse charge basis। कहता है गवर्नमेंट ने कहा है कि काउंसिल की रिकमेंडेशन पे, कौन सी काउंसिल? जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन पे वो नोटिफाई करेंगे अ क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। और इस समय वो क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन जो नोटिफाइड हैं वो कौन है? कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, जो लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में हैं वो लोग नोटिफाइड हैं। Who shall in respect of supply of specified categories of goods and services। गुड्स एंड सर्विसेज क्या होगी वो भी स्पेसिफाई कर देंगे कि ये कंस्ट्रक्शन बिजनेस वाले कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहे हैं तो रिवर्स चार्ज के तहत जीएसटी होगा।
तो गुड्स एंड सर्विसेज भी नोटिफाइड है, ठीक है। और वो क्या क्या नोटिफाइड है अभी हम नीचे आपको दिखा देंगे। और बोथ रिसीव फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर पे द टैक्स ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस एज द रेसिपिएंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ and the provisions of this act shall apply to such recipient as if he is the person liable for paying the tax in relation to such supply of goods or services of both। ठीक है, पूरा कानून जीएसटी का उनके ऊपर, रेसिपिएंट के ऊपर इस कदर लगेगा जैसे वो ही रिस्पॉन्सिबल है इस जीएसटी के लिए, राइट। द फॉलोइंग आर नोटिफाइड, ये क्या क्या नोटिफाइड है आइए देख लेते हैं। सप्लायर कौन होगा, ठीक है, रेसिपिएंट कौन होगा और कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होगी, सारी बात यहां पे क्लियरली बताई गई है। Supply of specified goods or services of both from unregistered supplier more than 20% of its total inward supplies by a promoter for construction of project in a financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation whichever is earlier। इतनी बात को छोड़ देते हैं, अभी इतनी बात को समझते हैं। सप्लाई ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर मोर देन 20% ऑफ इट्स टोटल इनवर्ड सप्लाईज बाय द प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर। क्या चीज है, कहता है कि जो लोग कंस्ट्रक्शन बिजनेस में है वो 20% तक अनरजिस्टर्ड सप्लायर से गुड्स एंड सर्विसेज को बाई कर सकते हैं, इससे ज्यादा बाई नहीं कर सकते। मतलब अगर आपकी टोटल परचेजेस 10 करोड़ रुपए की है, टोटल परचेजेस 10 करोड़ रुपए की है, तो उसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक की अनरजिस्टर्ड परचेजेस हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। अगर इससे ज्यादा होगी तब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल होगा। अभी कैसे होगा, कितने पे होगा, सब देखेंगे अभी, ठीक है। बस जितनी बात बताई जा रही है उतने पे ध्यान देते जाइए कि ये कह रहा है कि अनरजिस्टर्ड परचेजेस 20% तक का अलाउड है, टोटल के 20% तक का अलाउड है, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। यानी उससे ज्यादा अलाउड नहीं है मतलब अब रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। कहता है ये कब तक चलेगा ये कानून, जब तक कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट बिल्डर को ना मिल जाए या फिर उसके पहले फ्लैट में लोग आके रहने ना लग जाए। तो आज की तारीख में देखिए रेरा जब से एप्लीकेबल हुआ है तो देखिए हर कानून ना दूसरे कानून से ज्यादा मतलब नहीं रखता है, ठीक है, इसलिए ऐसा लिख रहा है। लेकिन आज के कानून के हिसाब से रेरा एक दूसरा कानून है जो बिल्डर्स के ऊपर एप्लीकेबल है कि वो कभी भी पहला ऑक्यूपेशन दे ही नहीं सकते जब तक उनको सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन ना मिल जाए। मतलब बिल्डिंग का कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब मिल गया है तभी वो किसी को भी ऑक्यूपेशन दे सकते हैं, नहीं तो नहीं दे सकते, राइट। अब ऐसा क्यों है, देखिए होता क्या था कि बिल्डर जब फ्लैट बेचता है ना तो बताता है देखिए ये 20 टावर होंगे, एक एक टावर में 50-50 फ्लैट होंगे, उसके बाद 4 स्विमिंग पूल होगा इस बिल्डिंग के अंदर, जगह जगह अलग अलग स्विमिंग पूल होगा, अलग अलग डेप्थ का स्विमिंग पूल होगा, फिर यहाँ पे मंदिर होगा एक, ये एक पार्क होगा, ये वॉकिंग ट्रैक होगा, राइट, ये रनिंग ट्रैक बनेगा यहाँ पे, देन यहाँ पे कम्युनिटी हॉल होगा, यहाँ पे जिम होगा, ये सब कुछ देखा भाई इस बिल्डिंग के अंदर इतना कुछ होगा, राइट। लेकिन पहले क्या करते हैं वो टावर्स बनाते हैं, फ्लैट्स बनाना शुरू करते हैं, ये सब काम आखिरी में होता है, राइट। अब मान लीजिए फ्लैट्स बन के रेडी हैं, बाकी चीजें बन रही हैं अभी, ठीक है। तो फ्लैट ओनर्स क्या करते हैं, जो जिन्होंने फ्लैट खरीदा हुआ है वो कहते हैं बिल्डर को कि भाई मैंने तो फ्लैट खरीद रखा है, राइट, मुझे ऑक्यूपेशन दे दीजिए, मुझे रहने के लिए दे दीजिए और आप अपना काम करते रहिए भाई, ठीक है। तो बिल्डर कहता है आइए रहना शुरू कर दीजिए भाई, आप पैसा दे चुके हो, आपका फ्लैट रेडी है, आप जाइए रहना शुरू कर दीजिए। इस तरीके से और भी फ्लैट ओनर्स आ जाते हैं, रहना शुरू कर देते हैं। बिल्डर बाद में देखता है यार सारे फ्लैट ओनर आके फ्लैट में रहना शुरू कर दिए, अब मंदिर बाकी है, जिम बाकी है, बाकी स्विमिंग पूल बाकी है, तो उसको बाकी रहने देते हैं, छोड़ो ना, हटाओ, हम अपना बोरिया बिस्तर समेटते हैं और निकल जाते हैं बिल्डिंग से, हो गया मेरा काम, हमने फ्लैट बेच दिया, सब कुछ काम खत्म हो गया, क्या जरूरत है ये सब करने की। तो ऐसा मार्केट में हो रहा था। तो रेरा ने इसे गवर्न करने के लिए बोला कि तुम किसी को भी पोजीशन मत देना, कोई भी आके फ्लैट में रहेगा नहीं जब तक तुम पूरी चीजें रेडी नहीं कर देते हो, ताकि बिल्डर पे एक प्रेशर रहे कि वो पूरी बिल्डिंग पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करेगा फिर जब बाहर जाएगा, राइट। तो इस बात से मतलब नहीं है, यहां पे जीएसटी का कानून ये कह रहा है कि पहला बंदा आके रहने लग जाए या फिर प्रोजेक्ट कंप्लीशन का सर्टिफिकेट मिल गया हो, इन दोनों में से जो जल्दी हो गया तब तक ये कानून लागू रहेगा। कुल मिला के मैं कहूंगा कि भाई ऐसा पॉसिबल है नहीं दूसरे कानून की वजह से, इसलिए जब तक कंप्लीशन सर्टिफिकेट न मिल गया हो तब तक के लिए ये कानून
एप्लीकेबल है। हर साल बिल्डर अपनी टोटल परचेज का कितना परचेज अनरजिस्टर्ड कर सकता है? 20% तक। कब तक ये कानून एप्लीकेबल है? जब तक कि उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट न मिल जाए। कौन है खरीदने वाला ये गुड्स एंड सर्विसेज? द प्रमोटर। प्रमोटर मतलब यहां पे क्या है? बिल्डर की बात हो रही है। द वन हु इज मेकिंग द बिल्डिंग, बिल्डर की बात हो रही है। अनरजिस्टर्ड पर्सन जिससे वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रहा है, वो क्या खरीद रहा होगा? मैं आपको एग्जांपल बता देता हूं, बालू, गिट्टी, ठीक है, मैं लिख दूं यहां पे, बिल्डर क्या ही खरीद रहा होगा? बालू, गिट्टी, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे ब्रैकेट में कुछ और बातें लिखी थी, अब इसको पढ़ना शुरू करते हैं, ब्रैकेट वाली बात को। ये क्या लिखा है यहां पे? अदर देन सर्विसेज बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड और एफएसआई। एफएसआई का फुल फॉर्म होता है फ्लोर स्पेस इंडेक्स, फ्लोर स्पेस इंडेक्स। देखिए आज की तारीख में ना बिल्डिंग्स कैसे बन रही है मालूम है? एक लैंड ओनर होता है, उसके पास जमीन है, वो बिल्डर से कहता है कि एक काम करो यार, यहाँ पे बिल्डिंग बना दो, ठीक है, हम लोग 40-60 की रेशियो में फ्लैट को बांट लेंगे। आ रही बात समझ में? तो ये तरीका होता है कि लैंड ओनर जो होता है तो फिर वो एक एग्रीमेंट करता है, लैंड डेवलपमेंट राइट लिखता है, ठीक है। अब लैंड डेवलपमेंट राइट लिखने वाला जो लैंड ओनर है वो क्या जीएसटी में रजिस्टर्ड हो जरूरी है? नहीं। अरे वो जीएसटी में क्या रजिस्टर्ड है, वो कभी अपनी खटिया पे से उठा तक नहीं है जीवन में। बाप दादा की पुरखों की जमीन पड़ी हुई है, थोड़ा थोड़ा टुकड़ा बेचता है, खाता है एकदम, जहां पे पसरा हुआ खाता है ना वहीं पे ही पसरा रहता है, कभी उठता ही नहीं है उस वहां से, राइट। क्या ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है? नहीं। गवर्नमेंट कह रही है भाई ये तो जीएसटी में रजिस्टर्ड है ही नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा चंक होता है डेवलपमेंट राइट जो बिल्डर्स लेते हैं, कभी कभी बहुत लंबा पैसा भी देते हैं इनको डेवलपमेंट राइट लेने का। जमीन वाला क्या करता है? डेवलपमेंट राइट लिख के देता है कि भाई तुम यहाँ पे बिल्डिंग बना लो, ठीक है। तो उसे कंसिडरेशन वगैरह भी पे करते हैं कि लो भाई 5 करोड़ रुपया तुम लमसम अभी पकड़ लो, बाद में हम तुमको फ्लैट में हिस्सा दे देंगे, 100 फ्लैट बनेगा तो 40 फ्लैट तुमको दे देंगे, और वट एवर इज द एग्रीमेंट। तो कह रहा है अनरजिस्टर्ड से ये जो डेवलपमेंट राइट लेने का पैसा ऐसा दे रहे हो तुम, इसको मत काउंट करो, ये क्राइटेरिया में पूरे काउंट नहीं होगा। जो हम टोटल परचेजेस करते हैं ना, तो ये भी तो डेवलपमेंट राइट भी तो परचेज किया है, कह रहा है ये कंसिडर नहीं होगा। मतलब आप कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए लैंड ओनर को जो पैसा दिया जा रहा है ना वो कंसिडर नहीं होगा इसमें, टोटल परचेजेस में वो कंसिडर नहीं होगा। तो लैंड ओनर को हम पैसा किस किस बात का दे सकते हैं? भाई डेवलपमेंट राइट वो लिख के दे रहा है कि भाई तुम यहाँ पे बिल्डिंग बनाओ, इस बात का हम तुमको पैसे अधिकार दे रहे हैं। लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड, बहुत सारी कंस्ट्रक्शन होती है जिसपे 100 साल की लीज पे कंस्ट्रक्शन होती है, मतलब जमीन देने वाला 100 साल की लीज पे जमीन दे देता है और उस पर फ्लैट का कंस्ट्रक्शन होता है, राइट। और 100 साल के बाद वो लीज खत्म हो जाती है और जो लैंड ओनर होता है उसकी वापस से जमीन हो जाती है। लेकिन प्रैक्टिकली ये सब चीज एप्लीकेबल नहीं है। उसमें एग्रीमेंट में ये लिख देते हैं कि 100 साल की लीज है और 100 साल के बाद इतना पैसा और देके जमीन आपकी ही हो जाएगी, वो बिल्डर की हो जाएगी। तो बिल्डर जो बेच रहा है उसमें कोई टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं होगा कि फ्लैट किसी और का हो जाएगा बाद में वापस से लैंड ओनर का, ऐसा होगा नहीं। तो इस तरीके का कुछ एग्रीमेंट बनाया जाता है। तो अगेन इसके लिए भी तो पैसा ले रहा होगा, ठीक है। एफएसआई फ्लोर स्पेस इंडेक्स, इसका मतलब क्या होता है कि आप फ्लोर स्पेस इंडेक्स का मतलब ये हुआ कि टोटल लैंड एरिया का कितना परसेंटेज एरिया कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। तो जैसे लैंड ओनर बोलता है कि ये मेरी टोटल लैंड एरिया है, इसमें आप इतना परसेंटेज आप कंस्ट्रक्शन में यूज कर सकते हैं। तो कुल मिला के ऐसे समझ लीजिए तीनों बात का यही मतलब है कि लैंड ओनर को जो पैसा बिल्डर दे रहा है वो वाला कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है। कभी कभी तो ये इतना बड़ा हिस्सा होता है कि टोटल परचेज का 50 से 60% तो यही है, राइट। तो ये गवर्नमेंट 20% वाला क्लॉज यहां पे नहीं लगा पाएगी, राइट। चलिए आगे देखिए, सीमेंट रिक्वायर्ड टू बी परचेज्ड, ओके। यानी यहां पे जितनी भी चीजें लिखी हुई थी वो अदर देन सीमेंट थी, अदर देन सीमेंट और लैंड ओनर को पैसा, अदर देन सीमेंट एंड पेमेंट टू लैंड ओनर, हम ऐसे लिख दें, राइट। तो सीमेंट रिक्वायर्ड टू बी परचेज बाय द प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट इन अ फाइनेंशियल ईयर और पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टिल द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑफ फर्स्ट ऑक्यूपेशन।
ये तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेशन में आप समझ गए हो कि पहले क्या होगा, कंप्लीशन ही होगा आज के रेरा के कानून के हिसाब से। ठीक है, तो सीमेंट जितना भी परचेज किया जा रहा है बिल्डर के द्वारा अनरजिस्टर्ड पर्सन से, ये रिवर्स चार्ज में फॉल करेगा। यानी यहां पे सीमेंट में ये जो 20% वाला क्लॉज है वो नहीं लगेगा। यानी सीमेंट हम जितनी भी परचेज करेंगे वो रिवर्स चार्ज के तहत हमें जीएसटी पे करना ही पड़ेगा। देखिए ये बात मैंने लिख दी, इफ द प्रमोटर परचेजेस सीमेंट फ्रॉम अनरजिस्टर्ड सप्लायर ही मस्ट पे टैक्स एट द रेट ऑफ 28% इररिस्पेक्टिव ऑफ 20% क्राइटेरिया। अच्छा, सीमेंट पे जीएसटी का रेट 28% होता है, इसलिए बोल रहा है 28%। ठीक है, तो सीमेंट पे रिवर्स चार्ज के तहत 28% जीएसटी पे करना है इररिस्पेक्टिव ऑफ 20% क्राइटेरिया। अगर आप पूरा का पूरा रजिस्टर मतलब मेरी सीमेंट की परचेज मतलब टोटल 10 करोड़ रुपए की परचेज है जिसमें 1 करोड़ रुपए का सीमेंट है अनरजिस्टर्ड से, 10% है अनरजिस्टर्ड से, फर्क नहीं पड़ता, सीमेंट है ना, सीमेंट ये सब सिस्टम से बाहर है, सीमेंट को तो देखना ही नहीं है 20% वाले क्राइटेरिया में, सीमेंट को बाहर करो और अब सीमेंट पे 28% जीएसटी आपको देनी है। अब बाकी जितनी भी परचेज है, ठीक है, टोटल परचेज आपको देखना है अदर देन सीमेंट एंड जो लैंड ओनर को आप पैसा देते हो, ठीक है, उसका 80% रजिस्टर्ड होना चाहिए। अभी एग्जांपल से कराऊंगा आपको, परेशान ना होना। फिर तीसरी बात कहता है कैपिटल गुड्स अप्लाई टू अ प्रमोटर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द परचेज प्रोजेक्ट। अच्छा, कैपिटल गुड्स भी ये लोग खरीदते हैं? हाँ, कंस्ट्रक्शन में बहुत सारे कैपिटल गुड्स यूज होते हैं। कभी आपने देखा है कि अगर 10वें माले पे काम हो रहा है तो एक एक्सटर्नल लिफ्ट होती है जिससे बालू सीमेंट ये सब कुछ ऊपर जाता है, राइट। और भी जो पिलर्स बनते हैं, ठीक है, तो पिलर्स की स्ट्रेथनिंग के लिए, ठीक है, एक इक्विपमेंट यूज होती है, बड़ी सारी मशीनरी यूज होती है। तो भाई कंस्ट्रक्शन में बहुत सारी मशीन्स वगैरह भी यूज हो रही हैं, तो जो मशीन्स कैपिटल गुड्स यूज हो रहे हैं, कह रहा है कि उसके वो भी अलग से सेपरेटली बता रहा है, उस पर भी जीएसटी पे करना पड़ेगा। नाउ यू आस्क मी कि उस पे सर जीएसटी क्या रेट से पे करना पड़ेगा? जो उस मशीन का जीएसटी रेट है वो रिवर्स चार्ज के तहत बिल्डर को पे करना पड़ेगा। यानी अब एक चीज और, यहां पे जो परचेज था गुड्स एंड सर्विसेज, ये क्या था? ये था अदर देन सीमेंट, पेमेंट टू लैंड ओनर एंड कैपिटल गुड्स। यानी यहां पे कैपिटल गुड्स की बात नहीं हो रही थी, यहां इनपुट और इनपुट सर्विसेज की बात हो रही थी। कैपिटल गुड्स आप समझते हैं मशीन वगैरह की बात नहीं हो रही थी, जो इनपुट्स हैं उसकी बात हो रही थी। ठीक है, चलिए इस बात को आगे और रियल एस्टेट सेक्टर का जीएसटी यहां आगे समझाया गया है, सेक्शन 9 सब सेक्शन 5 है उसके बाद, और उसके बाद फिर से वापस से मैंने जीएसटी रेट्स इन रियल एस्टेट सेक्टर समझाया। आइए इसको देखते हैं। द इफेक्टिव रेट ऑफ जीएसटी ऑन रियल एस्टेट सेक्टर फॉर न्यू प्रोजेक्ट बाय प्रमोटर, प्रमोटर का मतलब बिल्डर की बात हो रही है, आर एज फॉलोज। पहला, 1% विदाउट आईटीसी ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अफोर्डेबल हाउसिंग। जीएसटी का रेट पता है कितना है फ्लैट्स पे? 1%, अगर वो अफोर्डेबल हाउसिंग है। अफोर्डेबल हाउसिंग किसको कहते हैं? सस्ता घर। अफोर्डेबल हाउसिंग का मतलब होता है सस्ता घर। गवर्नमेंट ने यहाँ जीएसटी का रेट भी 1% इसलिए रखा हुआ है ताकि गवर्नमेंट चाहती है कि भाई घर बनाना सबका एक सपना होता है, वो सपना पूरा गवर्नमेंट चाहती है कि सबका हो, और उस पर इसलिए गवर्नमेंट कम टैक्स ले रही है। लेकिन छोटा घर का मतलब क्या होता है? 60 स्क्वायर मीटर तक का घर मेट्रो में, और यही अगर नॉन मेट्रो है तो 90 स्क्वायर मीटर तक का घर। 60 स्क्वायर मीटर का मतलब पता है क्या हुआ? 1 स्क्वायर मीटर होता है, 1 स्क्वायर मीटर इज इक्वल टू 10.76 स्क्वायर फीट। यानी 60 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया 645 स्क्वायर फीट। 645 स्क्वायर फीट में मोटा मोटी 1 BHK फ्लैट बनेगा, एक रूम वाला फ्लैट, एक कमरे का फ्लैट। ठीक है, 90 स्क्वायर मीटर का मतलब हो गया करीब 970 स्क्वायर फीट। ये छोटा वाला 2 BHK हो सकता है, छोटा वाला 2 BHK फ्लैट। मतलब मेट्रो में तो 1 BHK और नॉन मेट्रो में 2 BHK। ठीक है, छोटा वाला 2 BHK फ्लैट, इसको गवर्नमेंट कहती है ये अफोर्डेबल हाउसिंग है। लेकिन बस इतनी सी बात नहीं, वैल्यू अप टू 45 लाख रुपया, 45 लाख रुपए तक की वैल्यू का ही होना भी चाहिए। अब जैसे 1 BHK फ्लैट आप मुंबई के पॉश एरिया में ले लें तो वो तो कई करोड़ रुपए का हो जाएगा। इवन 645 स्क्वायर फीट का भी फ्लैट पता है मुंबई के कुछ एरिया ऐसे हैं जहां 10 करोड़ रुपए के ऊपर आ जाएगा। हाँ, 645 स्क्वायर फीट का भी है तो राइट, और भी ज्यादा हो जाएगा। तो लेकिन उसकी बात नहीं कह रहा है, कह रहा है उसकी वैल्यू भी 45 लाख रुपए तक की होनी चाहिए। ठीक है, तो उस पर जीएसटी 1% लगेगा।
बाकी पे जीएसटी, बाकी फ्लैट्स पे जीएसटी कितना होता है? 5% होता है, 5%। लेकिन ध्यान देने की बात है यहाँ पे कि आईटीसी नहीं मिलती है बिल्डर को आईटीसी नहीं मिलती है। तो 5% विदाउट आईटीसी इज एप्लीकेबल इन कंस्ट्रक्शन। अच्छा, अब बात यही आ रही थी ना कि बिल्डर को तो आईटीसी तो मिल नहीं रही है, तो आपको नहीं लगता कि बिल्डर चाहेगा यार बिल विल मिले जीएसटी का, नहीं मिले, हमको तो माल सस्ते से सस्ता खरीदना है। क्यों? क्योंकि हमको आईटीसी तो मिलती नहीं है, परचेज के टैक्स की क्रेडिट तो मिलती नहीं है। तो बिल्डर मोटिवेट होगा, वो अंदर से मोटिवेट होगा कि हमको अनरजिस्टर्ड से माल खरीदना है, हमको अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड नहीं, मतलब हमको बिल फिल मिले चाहे ना मिले, हमको माल सस्ता मिले, उसका तो ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा ना। तो गवर्नमेंट इसीलिए तो पंगा लगाई है, कह रही है तुम्हारी 80% से ज्यादा अनरजिस्टर्ड पर 80% से ज्यादा रजिस्टर्ड परचेज होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम 20% की अनरजिस्टर्ड परचेज हो सकती है, ताकि वो मोटिवेशन उसके अंदर से दब जाए कि नहीं भाई बिल के साथ ही माल खरीदना है, राइट। तो 5% विदाउट आईटीसी इज एप्लीकेबल ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल हाउसेज अदर देन अफोर्डेबल हाउसेज। और कॉमर्शियल अपार्टमेंट अगर है, जैसे कि शॉप है, ऑफिस है, इन अ रेजिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। कभी कभी आपने देखा है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग में भी कॉमर्शियल होता है। जैसे आप देखेंगे कुछ बिल्डिंग में क्या होता है कि नीचे वाले 2 फ्लोर जो होते हैं वो कॉमर्शियल होते हैं, फिर ऊपर के 8-10 फ्लोर जो भी है वो रेजिडेंशियल है, या फिर ग्राउंड फ्लोर पूरा का पूरा कॉमर्शियल होता है, उसके ऊपर रेजिडेंशियल बना देते हैं। इस तरीके से बनाते हैं बिल्डर्स। उसी प्रोजेक्ट की बात कर रहा है जिसमें कॉमर्शियल अपार्टमेंट भी है लेकिन बाकी रेजिडेंशियल है। In which carpet area of commercial apartment is not more than 15% of the total carpet area of all apartment। पूरे अपार्टमेंट का कारपेट एरिया कितना है? कारपेट एरिया समझते हैं, जब हम फ्लैट को इंटरनली मेजर करते हैं तो उसे कहा जाता है कारपेट एरिया, ठीक है। फ्लैट्स में 2 चीजें होती हैं, एक होता है कारपेट एरिया और दूसरे को बोलते हैं सुपर बिल्टअप एरिया। व्हाट इज सुपर बिल्टअप एरिया? मान लीजिए टोटल 1,00,000 स्क्वायर फीट लैंड है, ठीक है। तो टोटल लैंड जितनी होती है डिवाइडेड बाई इसमें कितना फ्लैट बना, इसमें फ्लैट बना 100, तो हम कहेंगे 1,000 स्क्वायर फीट का सुपर बिल्टअप एरिया है एक फ्लैट का। अरे भाई टोटल में फ्लैट थोड़ी ना बना है भाई, बहुत सारी जगह कॉमन पैसेज में चली गई है, स्टेयर्स में बहुत सारी जगह चली गई है, लिफ्ट लगा हुआ है उसमें जगह चली गई, पार्क वार्क भी बना था उसमें भी तो लैंड गई है। लेकिन अगर हम पूरी लैंड एरिया को डिवाइड कर दें जितना फ्लैट बना है तो ये कहलाता है सुपर बिल्टअप एरिया। कि भाई 1,00,000 स्क्वायर फीट की जमीन थी, 100 फ्लैट बना, तो 1,000 स्क्वायर फीट इज द सुपर बिल्टअप एरिया ऑफ 1 फ्लैट। एक फ्लैट 1,000 स्क्वायर फीट का हुआ, ठीक है। लेकिन जब हम फ्लैट को इंटरनली मेजर करते हैं, इंटरनली नापते हैं कि ये कितने एरिया का है, तो पता चलता है भाई ये तो 700 स्क्वायर फीट ही है, तो इसको कहा जाता है कारपेट एरिया, ठीक है। अब क्या कह रहा है? कह रहा है टोटल कारपेट एरिया, अब देख लीजिए कितना है उस पूरी बिल्डिंग का। तो भाई कितना है टोटल कारपेट एरिया? 700 इंटू 100 फ्लैट और दुकान सब मिला के 100 फ्लैट ऑब्लिक शॉप हम लिख देते हैं, इतने बने थे। तो ये कितना हो गया? 70,000, ठीक है। कह रहा है 70,000 स्क्वायर फीट का कितना 15% कॉमर्शियल हो सकता है। ये जो आया कितना 10,500 स्क्वायर फीट कॉमर्शियल हो सकता है। इतना कॉमर्शियल अगर होगा तो हम उस पर भी 5% जीएसटी ले लेंगे, मतलब उसको भी रेजिडेंशियल के बराबर ही मान रहा है, ठीक है। उसको भी रेजिडेंशियल के बराबर मान रहा है 5% जीएसटी। क्यों? क्योंकि मैं आपको आगे बता दूं कि कॉमर्शियल के केस में ऐसे 12% जीएसटी है, और जो तो कॉमर्शियल के केस में क्या हो जाता है 12% जीएसटी हो जाता है। इवन अगर आपको आईटीसी लेना है तो भी आपके पास एक रास्ता है, आप 12% जीएसटी देके आईटीसी भी ले सकते हैं, ठीक है। तो कॉमर्शियल वालों को तो ये ऑप्शन है ही नहीं, 1 और 5 वाला। कॉमर्शियल वालों को तो 12% जीएसटी है, हमें लिख दें। अब कॉमर्शियल, इतना कॉमर्शियल अगर है तो ये कंसिडर्ड एज रेजिडेंशियल, इसको भी रेजिडेंशियल कंसिडर्ड हो जाएगा, कंसिडर्ड एज रेजिडेंशियल, ठीक है। कॉमर्शियल पे 12% जीएसटी है और रेजिडेंशियल पे 1%, 5% और 12%। ये अगर 1% विदाउट आईटीसी है
ये विथ आईटीसी है कॉमर्शियल वाला भी, ये विदाउट आईटीसी है, ये विदाउट आईटीसी है और ये विथ आईटीसी है। इनपुट टैक्स रेट इसमें मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन 1% तो सिर्फ अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए है, बाकी पे तो 5% है। ठीक है, बाकी पे तो 5% है। अगर कॉमर्शियल है, टोटल हाउसिंग प्रोजेक्ट का 15% तक ही, मतलब थोड़ा बहुत कॉमर्शियल बना हुआ है, 15% तक कॉमर्शियल भी बना हुआ है, तो उसको रेजिडेंशियल ट्रीट करके 5% वाला ऑप्शन उसमें भी दे दिया जा रहा है। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए। अदरवाइज कॉमर्शियल पे 12% जीएसटी होती है, विद आईटीसी होता है, कोई भी उसमें ऑप्शन नहीं होता कॉमर्शियल में। ठीक है, अच्छा ये 12% क्यों होता है? क्योंकि आप हो सकता है देखें तो आपको मिले कि बिल्डिंग्स पे जो जीएसटी है, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पे, अच्छा ये बात आपको पता है कि नहीं कि बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन पे जीएसटी है, क्योंकि इसको कंस्ट्रक्शन सर्विस कहा जाता है। एक बार बिल्डिंग रेडी हो जाएगी और उसको जब बिल्डर बेचेगा तो जीएसटी नहीं लगता है, क्योंकि वो फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी हो जाता है। कहीं ये सब बात हम पहले बताए थे, आप भूले तो नहीं ना है? एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। जब तक बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है, ये कहलाती है कंस्ट्रक्शन सर्विस। ठीक है, और जीएसटी इस पे एप्लीकेबल है। अरे मेरे बच्चों, मुझे तो बहुत डर लगता है आपसे, कहीं आप भूल भाल तो नहीं गए। और अगर कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है तो ये कहलाती है इमूवेबल प्रॉपर्टी, और इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नो जीएसटी है। समझे? राइट? चलिए अब देखिए और क्या बताता है अब आगे। कंडीशन, द अबव टैक्स रेट शैल बी अवेलेबल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। ये टैक्स रेट तभी एप्लीकेबल होगा जब ये आप कंडीशन मीट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज तो आपको मालूम है 12% जीएसटी वाला कानून आ जाता है। आईटीसी शैल नॉट बी अवेलेबल, आपको आईटीसी नहीं मिलेगी, मालूम है। 80% ऑफ इनपुट और इनपुट सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा, इनपुट और इनपुट सर्विसेज वाले पे ही वो 80-20 वाला क्लॉज था, कैपिटल गुड्स पे नहीं था, तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है 80% ऑफ द इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज अदर देन, कौन सा अदर देन? जो हम किसको देते हैं? लैंड ओनर को देते हैं। ये सब लैंड ओनर वाली बात कर रहा है, कह रहा है अदर देन बाय वे ऑफ ग्रांट ऑफ डेवलपमेंट राइट, लॉन्ग टर्म लीज ऑफ लैंड अगेंस्ट अपफ्रंट पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम। अपफ्रंट पेमेंट हम कुछ करते हैं लैंड ओनर को, लो भाई 5 करोड़ रुपया रखो, हम शुरू कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन, फिर फ्लैट बनेगा तो दे देंगे, या फ्लैट बनेगा तो इतना पैसा और दे देंगे। तो जो अपफ्रंट पेमेंट कर रहे हैं प्रीमियम बोलते हैं। सलामी भी बोली जाती है कई जगह, आई थिंक सलामी मुंबई का वर्ड है, राइट। इसके और भी वर्ड्स होते हैं, क्या बोलते हैं, पगड़ी भी एक बोलते हैं, पगड़ी वर्ड भी यूज होता है। ठीक है, अलग अलग स्टेट में ना इसका अलग अलग नाम है, अगर आप नहीं सुने हो तो परेशान मत हो। ठीक है, आप एडवांस बोल दो, अपफ्रंट पेमेंट बोल लो, आप अंग्रेजी में बोलो। ठीक है, डेवलपमेंट चार्जेस या वट एवर नेम। एफएसआई, एफएसआई इज फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जो हमने बताया कि भाई इतनी मेरी लैंड है लेकिन तुम इतने एरिया पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, इन सब पे जीएसटी होता ही नहीं है, तो जिस पे जीएसटी नहीं होता है ना उसको भी कंसीडर नहीं करना है। तो टोटल परचेज क्या है, आइए बहुत अच्छे से समझते हैं। किसका 80% रजिस्टर्ड होना चाहिए, किसका 80% रजिस्टर्ड होना चाहिए? योर परचेजेस of input and input service, your purchases of input and input service other than the payment that you have made to landowner and those payment on which GST is not applicable, जिस पे GST लगता ही नहीं है। ठीक है, ये हो गई आपकी टोटल परचेज। अब इसका 80% आपको रजिस्टर्ड से आना चाहिए। यूज्ड इन सप्लाइंग द सर्विस शैल बी परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन। मैं एग्जांपल दूं आपको, total purchase other than total purchase, example, total purchase of input and input services other than cement,
other than cement and non-taxable supplies 4 करोड़, ठीक है। फिर है अनरजिस्टर्ड परचेज 1 करोड़, सीमेंट अनरजिस्टर्ड परचेज इंक्लूडेड अबव भाई ये जो टोटल परचेज थी ना, तो इसके अंदर अनरजिस्टर्ड परचेज 1 करोड़ की है, मतलब 4 करोड़ के अंदर 1 करोड़ की परचेज है, लेकिन ये टोटल वाले के अंदर सीमेंट विमेंट नहीं है और नॉन टैक्सेबल सप्लाईज भी नहीं है, कोई जिस सप्लाई पे टैक्स लगता ही नहीं है वो भी नहीं है, ठीक है। सीमेंट है आपकी, मान लेते हैं 50 लाख रुपए की, ठीक है, और कैपिटल गुड्स है मान लेते हैं 1.5 करोड़ की, ठीक है। अब आप बताइए जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज, कैलकुलेट जीएसटी पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। अच्छा, अब जब हम कैपिटल गुड्स आपको बताएंगे ना, तो आपको बताना पड़ेगा उसका जीएसटी रेट एक्चुअल में क्या है, उस कैपिटल गुड्स का, जो कैपिटल गुड्स खरीदे उसका एक्चुअल रेट क्या है जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी 12% वाला ये कैपिटल गुड्स था, क्योंकि उसी रेट से जीएसटी पे करनी पड़ती है। इनपुट और इनपुट सर्विस पे 18% देना है, सीमेंट पे 28% देना है, और कैपिटल गुड्स पे जो जीएसटी रेट एप्लीकेबल है वो देना है, ठीक है। आप कहीं कहीं मेंशन भी कर लिया करिए, बहुत सारी चीज होती है, हम नोट कर रहे हैं, बहुत सारी चीज होती है, हमने वर्बली बोल दिया, यू नीड टू मेक एन प्रॉपर नोट ऑफ इट। तो जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज कितना हो जाएगा, तो आप पहले तो निकालेंगे अनरजिस्टर्ड परचेज अलाउड, अनरजिस्टर्ड परचेज अलाउड कितना है, अलाउड हो जाएगा 4 करोड़ का 20%, यानी कि 80 लाख रुपए, ठीक है। हमने परचेज किया 1 करोड़ रुपए, तो मुझे पे करना पड़ेगा जीएसटी ऑन हम हेडिंग दे देते हैं जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। पहला इनपुट है इनपुट सर्विस का, इनपुट है इनपुट सर्विसेज का। भाई 1 करोड़ रुपए का खरीदे हो, 80 लाख रुपए तक तो तुमको अलाउड है, तो तुमको ना बस 20 लाख रुपए का 18% देना होगा, 3,60,000 रुपया, समझे। फिर उसके बाद तुमको सीमेंट का देना पड़ेगा, सीमेंट में तो कोई मतलब ही नहीं होता, वो सब 20% वाला क्लॉज यहाँ चलता ही नहीं है। सीमेंट है 50 लाख रुपए का, तो 50 लाख रुपए का तुमको देना पड़ेगा 28%, ये कितना हो गया 14 लाख रुपया, ये बहुत ज़्यादा हो गया। फिर उसके बाद तुमको कैपिटल गुड्स का भी देना पड़ेगा, $1.5 करोड़ का 12%, तो ये हो जाएगा 12 लाख और 6 18 लाख रुपया। ₹35,60,000 रुपये जीएसटी देनी पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग। डन। However, if the value of input and input service purchased from unregistered suppliers less than 80%, promoter has to pay GST on reverse charge basis under section 9(4) at the rate of 18% on all such inward supplies to the extent short of 80% of the inward supplies from registered supplier. कितना देना पड़ता है, टू द एक्सटेंट शॉर्ट ऑफ, 80% से जितना कम पड़ रहा है, ठीक है, बस उतना, मतलब 20% से 80% से जितना कम पड़ रहा है रजिस्टर्ड परचेज, ऐसे कह लीजिए, या 20% से जितना ज़्यादा पड़ रहा है अनरजिस्टर्ड परचेज, ठीक है, एक ही बात है। तो मैंने जो कैलकुलेशन कराई है बस आप उसको दिमाग में बैठा लीजिए, एवरीथिंग वुड बी क्लियर। फर्दर वेयर सीमेंट इज रिसीव फ्रॉम unregistered person, the promoter shall pay tax on supply of such cement on reverse charge basis under section 9(4) at the applicable rate which is 28% at present.
तो फिलहाल अभी 28% का रेट चल रहा है सीमेंट पे, तो सीमेंट पे रिवर्स चार्ज के तहत 28% की जीएसटी पे करनी होगी, राइट। तो ये था सेक्शन 9 सबसेक्शन 4, राइट। अब हम लोग देखने जा रहे हैं सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। ये है सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। 9 सबसेक्शन 5, टैक्स पेबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ऑन नोटिफाइड सर्विसेज। मैंने आपको बहुत समझाया है ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, लेकिन मैं मानूंगा नहीं, अभी एक बार फिर से समझाऊंगा आपको कि ईसीओ कौन होता है। ईसीओ, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ई कॉमर्स ऑपरेटर एक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म क्या हो सकता है? ये एक वेबसाइट हो सकती है या फिर ये एक ऐप हो सकता है। ये एक ऐसा ऐप और वेबसाइट होगा जहां पर बायर भी आएंगे और सेलर भी आएगा, ठीक है। माल बेचने वाला और माल खरीदने वाला दोनों आएगा, ठीक है। ये हो गया सप्लायर और ये है रेसिपिएंट। फिर क्या होगा कि ये जो बायर है ये यहां पे ऑर्डर डालेगा, यहां पे ऑर्डर डालेगा, ये क्या करेगा? इसको ऑर्डर पास ऑन करेगा सेलर को, ऑर्डर पास ऑन, ठीक है। फिर ये सेलर इस वेबसाइट के माध्यम से इस बायर को माल पहुंचाएगा या खुद डायरेक्ट डिलीवरी करेगा, ठीक है। ये सप्लायर इसके माध्यम से इसको माल पहुंचाएगा या फिर डायरेक्ट इसको माल पहुंचाएगा। डिलीवरी इस तरीके से भी हो सकती है और इस तरीके से भी हो सकती है, ठीक है। रही बात पेमेंट की, तो पेमेंट भी बिल्कुल ऐसा ही हो सकता है कि ये बायर इसके माध्यम से इसको पेमेंट कर दे या फिर डायरेक्ट इसको पेमेंट कर दे, ठीक है। बट एक चीज जो एकदम फिक्स है वो होनी ही चाहिए, तभी ये ईसीओ कहलाएगा, और वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इनवॉइस ये सप्लायर ही बायर को करेगा। ये सारी बात चेंज हो सकती है। मैंने कहा पेमेंट कैसे जा रहा है मतलब नहीं है, डिलीवरी कैसे हो रही है मतलब डिलीवरी वेबसाइट वाला पहले माल खुद कलेक्ट कर रहा है सेलर के यहां से और फिर वो पहुंचा रहा है, या डायरेक्ट कोरियर सेलर ही बायर को कर देता है। पेमेंट सीओडी होती है मान लेते हैं, और बायर जो होता है डायरेक्ट सेलर को पेमेंट भेज देता है, मतलब कैश ऑन डिलीवरी हो गई और सीधे सेलर को पहुंच गया कैश, बीच में वेबसाइट के पास पहुंचा ही नहीं, या वेबसाइट को पहुंचा फिर वेबसाइट वाले ने सेलर को दिया। ये सबसे कोई मतलब नहीं है, ये सब कुछ हो सकता है। बट एक चीज जरूरी है कि इनवॉइस सेलर ही बायर को करेगा, तभी ये ईसीओ कहलाएगा, ये प्लेटफॉर्म ईसीओ कहलाएगा। क्या ये बात दिमाग में बैठ रही है कि नहीं? प्लीज बैठा लीजिए, नहीं तो कभी नहीं समझ पाएंगे ये कॉन्सेप्ट, राइट। अब मैं एग्जांपल लेता हूं फ्लिपकार्ट। क्या ये एक वेबसाइट या ऐप है? हाँ है। क्या यहां बायर और सेलर दोनों आते हैं? हाँ, ऐसा होता है। क्या हम ऑर्डर फ्लिपकार्ट पे डालते हैं वो पास ऑन होता है सेलर तक? हाँ। माल कैसे आ रहा है, पैसा कैसे जा रहा है, इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है, तो हम भी दिमाग नहीं लगाते क्या होता है फ्लिपकार्ट में, अमेजॉन में। इनवॉइस कौन देता है? क्या फ्लिपकार्ट अमेजॉन देती है? आंसर इज नो। जो सेलर होता है ना वो देता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे से ज्यादा जानते तो है नहीं, तो कहेंगे नहीं सर इनवॉइस पे फ्लिपकार्ट का लोगो लगा रहता है, मैंने देखा है अमेजॉन का लोगो लगा रहता है। बस वो फ्लिपकार्ट का अमेजॉन का लोगो भर ही लगा होता है और कुछ नहीं होता। आप जरा सा ध्यान से देखिएगा उस इनवॉइस को दोबारा से, ठीक है। आपके ऐप के अंदर सारी इनवॉइसेस पड़ी हैं, डाउनलोड करिए अभी तुरंत करिए, और जरा देखिए कि उस पे सेलर का नाम लिखा हुआ है कि नहीं, ठीक है। वहां पे फ्लिपकार्ट नहीं लिखा होगा सेलर का नाम, ठीक है। अमेजॉन नहीं लिखा होगा, वहां पे जो सेलर है उसका नाम लिखा होगा। वो तो यूनिकनेस मोबाइल की आपके उसकी इनवॉइस की बनी रहे, आपको देख के फील आए कि यस दिस इज फ्रॉम फ्लिपकार्ट, तो इसलिए बस उसका लोगो लगा रहता है, राइट। सेलर ही आपको इनवॉइसेस देता है यहां पे। अब थोड़ा सा आपको और समझा देते हैं कि जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होते हैं, वो ईसीओ नहीं होता, ई कॉमर्स ऑपरेटर। ध्यान दीजिएगा, ई कॉमर्स ऑपरेटर हर
वेबसाइट या ऐप नहीं होती। मार्केट में लोगों को कंफ्यूजन है, वो नहीं समझते ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है, सोचते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस का मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। नहीं, दे आर टू वर्ड्स, ईसीओ एंड ईसी। ई कॉमर्स का मतलब होता है ऑनलाइन बिजनेस। ई कॉमर्स तो सब कुछ है। पता है, मैं अपनी वेबसाइट से ऑनलाइन लेक्चर बेच रहा हूं, मैं भी ई कॉमर्स कर रहा हूं। बहुत सारे लोग व्हाट्सएप पे क्या करते हैं, स्टेटस लगाते हैं किसी प्रोडक्ट का और कहते हैं बाई कर लो, कॉल करो बाई करने के लिए, हम आपको कोरियर करा देंगे। ये भी ई कॉमर्स है। हर ऑनलाइन धंधा, हर ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स है। ठीक है, याद रहेगा ये बात। हर ऑनलाइन बिजनेस ई कॉमर्स है। फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स कर रहा है, जो फ्लिपकार्ट पे सेलर रजिस्टर्ड है वो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। हाँ, वो भी ई कॉमर्स कर रहे हैं। ई कॉमर्स अलग चीज है, ई कॉमर्स ऑपरेटर अलग है। प्लीज ध्यान से सुनिए। ई कॉमर्स का मतलब ऑनलाइन बिजनेस, बात खत्म। हम लोग ई कॉमर्स की बात नहीं कर रहे हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर क्या है? हर कोई सोचता है कि कोई भी वेबसाइट, कोई भी ऐप ई कॉमर्स ऑपरेटर होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता। ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप को ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं कहते, राइट? अगर मैं एक ऐसी वेबसाइट बनाता हूं, मैं एक रेस्टोरेंट हूं, एक अपनी वेबसाइट बनाता हूं, एक अपना ऐप बनाता हूं, आप मेरे रेस्टोरेंट का सामान मुझसे खरीद सकते हैं, तो मैं एक ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं हूं। रेस्टोरेंट का वो एक ऑनलाइन बिजनेस है। रेस्टोरेंट यहां पे एक सप्लायर है और आप वहां पे रेसिपेंट हैं, बस। आपको बात समझ में आई? ई कॉमर्स ऑपरेटर वो होता है जो बायर और सेलर को मिलाता है। वहां वो खुद ही सेलर है। जब एक प्लेटफॉर्म, वेबसाइट या ऐप खुद ही सेलर होता है तो वो सप्लायर होता है, ईसीओ नहीं होता। ओ सर, अब बात समझ में आई। ईसीओ वो है जो सेलर नहीं है, राइट? ईसीओ सेलर नहीं होता। ठीक है, अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई, एक ऐप बनाई जिसपे मैं अपना ही माल लगा के मैं खुद ही बेचूंगा, तो मैं क्या हूं? मैं वहां पे सप्लायर हूं, ना कि ईसीओ। अब और क्लैरिटी के लिए, क्योंकि बच्चों को ना इसमें इतने डाउट आएंगे कि मैं थक जाऊंगा। बहुत सारा माल बच्चे कहेंगे फ्लिपकार्ट खुद बेचता है। सर, मैंने देखा है प्रोडक्ट के ऊपर तक फ्लिपकार्ट लिखा रहता है। मैं एक बात बताऊं बेटा, फ्लिपकार्ट एक पेरेंट कंपनी है और वो जो जितने भी सामान फ्लिपकार्ट खुद बेच रहा है ना, फ्लिपकार्ट अपनी कंपनी से नहीं बेच रहा है। फ्लिपकार्ट ने खुद दूसरी कंपनी बना रखी है। फ्लिपकार्ट की खुद की कई सारी सब्सिडरी कंपनीज हैं, वो माल बेचती हैं, तो सेलर वो हैं। पेरेंट कंपनी जो फ्लिपकार्ट है वो सिर्फ एक ही काम करता है, उसने वेबसाइट और ऐप बनाई है, वो माल नहीं बेचता है। अगर आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट माल बेचता है ना, तो आपको समझा दूं, फ्लिपकार्ट ने कई सारी सब्सिडरी कंपनीज बनाई है, जो वो सब्सिडरी कंपनीज माल बेचने का काम कर रही है। जिस प्रोडक्ट पे आपको प्रोडक्ट पे ही फ्लिपकार्ट की लेबलिंग दिखाई दे रही है, वो भी फ्लिपकार्ट नहीं बेच रहा है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, वो फ्लिपकार्ट की सब्सिडरी कंपनीज बेच रही है, यानी सेलर कोई और है वहां पे, राइट? तो अब आपको ईसीओ का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, कि ईसीओ सेलर नहीं होगा, राइट? अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, कि एक वेबसाइट है या एक ऐप है, यहां पे सप्लायर भी है, रेसिपिएंट भी है। ठीक है, रेसिपिएंट यहां पे ऑर्डर डाला, ये ऑर्डर यहां से पास ऑन हो गया इसके पास। ठीक है, ठीक है, ये यहां पे रेसिपिएंट के पास डिलीवरी भी करा दी गई, वाया ऐप कराई गई, कैसे कराई गई छोड़ दीजिए। ठीक है, मुद्दे वाली बात पे आते हैं। ये सप्लायर इसको इनवॉइस दे रहा है, ये सप्लायर इसको इनवॉइस दे दिया और ये फिर इसको इनवॉइस दे रहा है। क्या ऐसा भी होता है? हाँ, बहुत सारी प्लेटफॉर्म पे ऐसा होता है। आजकल तो आप लोग ऑनलाइन लेक्चर्स खरीद रहे हैं ना, ठीक है, किसी भी वेबसाइट से जाके खरीद लेते हैं, टीचर स्पेसिफिक भी जरूरी नहीं है। तो अब यहां पे क्या होता है, क्या वो जो वेबसाइट है ई कॉमर्स ऑपरेटर है, बायर और सेलर को मिला रहे हैं? नहीं। कोई भी टीचर, अगर आप किसी प्लेटफॉर्म से लेक्चर खरीदे होंगे ना, किसी भी प्लेटफॉर्म से लेक्चर खरीदे होंगे, तो आपको टीचर की इनवॉइस नहीं मिल रही है, वो प्लेटफॉर्म की इनवॉइस मिल रही है। यानी वो प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है, वो प्लेटफॉर्म बेच रहा है माल। अगर प्लेटफॉर्म ने बिल दे दिया तो वो ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं है। ये ई कॉमर्स ऑपरेटर का एग्जाम्पल नहीं है, इट इज नॉट एन ईसीओ। अब आपको समझ में आया? यानी हमारी इंडस्ट्री में जितने लोग भी वेबसाइट्स चला रहे हैं, तो सेल कोर्सेस, तो ये सारे के सारे ईसीओ नहीं है। ईसीओ तभी है जब बायर एंड सेलर को वो मिला रहा है और सेलर ही बायर को इनवॉइसेस दे रहा है। ठीक है, मान लीजिए स्टडी एट होम पे जब आप किसी भी एक्स टीचर के लेक्चर खरीद रहे हैं और वो एक्स टीचर आपको डायरेक्ट इनवॉइस देने लग जाए, तो आप समझ जाइएगा स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड क्या है, एक ईसीओ है। लेकिन फिलहाल कभी ऐसा हो रहा है? नहीं। आप कोई भी लेक्चर खरीद रहे हैं, इनवॉइसिंग आपको कौन कर रहा है?
इनवॉइसिंग खुद स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड कर रहा है, तो स्टडी एट होम प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट एन ईसीओ, इट इज एन सप्लायर। ठीक है, देखिए जिस चीज को आप समझते हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं ना, तो आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाते हैं, राइट। बट फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये लोग क्या है, ईसीओ है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं कुछ ऐसे ईसीओस की जो लोग बहुत छोटे मोटे सर्विस प्रोवाइडर को अटैच किए हैं रेसिपिएंट से। ठीक है, मतलब बड़ी सर्विस नहीं है, छोटी मोटी सर्विस। यहां पे हम लिखते हैं सप्लायर, कौन है, सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, छोटी मोटी सर्विस वाला, छोटी मोटी सर्विस वाला, और ये रहा रेसिपिएंट। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ ऐप है, अर्बन क्लैप है, जहां पे आपको धोबी चाहिए, मोची चाहिए, कारपेंटर चाहिए, प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आप उस ऐप पे जाइए, ऑर्डर मारिए, ऑर्डर पास ऑन होगा ऐसे ही किसी मैकेनिक के पास, और वो मैकेनिक आ जाएगा, आपके घर काम कर देगा। ठीक है, और ऐप पे एक इनवॉइस भी अपने से ऑटोमेटिक जनरेट हो जाती है, जो उस मैकेनिक के नाम से इशूड होगी आपके पास। ठीक है, लोगों को उस प्लेटफॉर्म का लगा होगा, राइट। तो ये ईसीओ है, हाँ, इन ट्रू सेंस ईसीओ है। लेकिन यहां पे गवर्नमेंट को ना एक बहुत बड़ा लॉस हो रहा था, ध्यान से समझिएगा। लॉस क्या हो रहा था, बाकी जगह की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ स्पेसिफिक यही इसी की बात हो रही है। ईसीओ, यहाँ जो 95 वाला ईसीओ है, सेक्शन 95 वाला, वो इन्हीं ईसीओ की बात कर रहा है, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर, सप्लायर जो है वो एक सर्विस प्रोवाइडर है, छोटी मोटी सर्विस देने वाला। अब ये जितने भी हैं, धोबी, मोची, कारपेंटर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, ये सारे के सारे जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनकी खुद की सर्विस बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा तो पैसे कमा नहीं रहे। अब सर्विसेज के लिए लिमिट जो है वो कुछ स्टेट में 20 लाख है, कुछ में 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख 20 लाख रुपए इनका साल का थोड़ी ना हो रहा है। ठीक है, तो ये कोई भी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है यार ये धंधा तो बहुत बड़ा कर रहा है। ठीक है, कौन कौन धंधा बड़ा कर रहा है, ये नहीं, ये जो यहाँ पे कारपेंटर प्लम्बर है वो बड़ा धंधा नहीं कर रही है, जो ऐप बना के बैठा हुआ है, वेबसाइट बना के बैठा हुआ है, जो बस खड़ाखड़ लोग ऑर्डर कर रहे हैं उधर, वो घर भिजवा दे रहा है इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर को। कह रही ये ऐप वाला तो बड़ा धंधा करके बैठा है, जीएसटी आ नहीं रही है। बताइए बात सही है कि नहीं है, क्योंकि लॉ तो यही कहता है ईसीओ के केस में इनवॉइसिंग कौन करेगा, ईसीओ करेगा क्या, नहीं। लॉ खुद यही कहता है, ईसीओ का मतलब है भाई हम ऑपरेटर है, हमको मतलब नहीं, हम बायर सेलर को मिलाते हैं, जो सेलर है वो बिल करेगा बायर को। भाई लॉ भी, कानून भी यही कहता है ना, सप्लायर हैज टू मेक इनवॉइस फॉर रेसिपिएंट। लेकिन अब गवर्नमेंट को यहां पे तकलीफ हो रही लग गई, तो गवर्नमेंट कह रही है 95 के तहत हम आपके ऊपर क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेंगे जीएसटी की, ईसीओ, जीएसटी रिस्पॉन्सिबिलिटी ईसीओ के ऊपर। यानी जीएसटी लगेगा अब इस पे। ठीक है, जीएसटी लगाएगा कौन, ईसीओ लगाए और जमा करे, बस, हमको इससे मतलब नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, क्या यहाँ पे ऐसी बात आ रही है कि अच्छा, अब जीएसटी अगर ईसीओ लगाएगा तो ऑब्वियसली इनवॉइस भी इसी को करनी पड़ेगी, लेकिन अभी भी ये ईसीओ ही कहलाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट अपने से खुर पेच कर दी है। भाई ये थोड़ी ना क्या इनवॉइस बना रहा है या कुछ भी कर रहा है, ये सप्लायर है ही नहीं, ये इनवॉइस भी नहीं बना रहा है, इसको इनवॉइस बनाने के लिए मजबूर किया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो ये ईसीओ की डेफिनेशन से बाहर नहीं होगा, ये आज भी ईसीओ ही है, राइट। यहां पे प्रॉब्लम ये आ रही थी गवर्नमेंट को कि भाई जीएसटी नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट कही ठीक है तुम ईसीओ हो, हम समझते हैं, लेकिन जीएसटी की जिम्मेदारी तुम्हारी है, क्योंकि तुम्हारे पास जो सप्लायर है वो सारे के सारे पिद्दी पिद्दी वाले सप्लायर है, जीएसटी फीएसटी देते नहीं है। तुम इतना बड़ा धंधा करके बैठ गए हो बिना जीएसटी के, तो जीएसटी तो वसूलेंगे भाई, अब तुम जीएसटी दोगे, तुम ईसीओ हो, हमको मालूम है, ज्यादा हमको ना समझाओ, तुम ईसीओ हो पर जीएसटी तुम ही दोगे। अंडरस्टूड। अब मैं एग्जांपल लूं, जैसे ओला। अब ओला पे जितने कैब ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वो थोड़ी ना जीएसटी में रजिस्टर्ड है। अब जितनी ड्राइव हो रही थी ओला की, अब गवर्नमेंट को दिख रहा है यार ओला से इतना बड़ा धंधा हो रहा है, जीएसटी मिल ही नहीं रही है। क्यों? क्योंकि देने वाला सर्विस तो ड्राइवर है, कैब ड्राइवर है।
ठीक है, ओला कंपनी तो क्या कर रखी है, आपको क्या लगता है ओला कंपनी की गाड़ियां हैं क्या, या ओला कंपनी के इंप्लॉई हैं क्या वो ड्राइवर? कुछ नहीं, उनको पर राइड पैसा मिलता है, राइड के हिसाब से पैसा मिल रहा है, अपनी कार लगा के सब बैठे हैं। ठीक है, ओला तो बस सॉफ्टवेयर बनाया है, टेक्नोलॉजी बनाई है, वेबसाइट बनाया, ऐप बनाया, धंधा चल रहा है अपने से। ठीक है, गवर्नमेंट को लग रहा है कि भाई वो जो ड्राइवर है वो जीएसटी तो देगा नहीं, क्योंकि उसका तो इतना बड़ा धंधा है ही नहीं है, लेकिन ओला तो बड़ा धंधा करके बैठा है, इससे वसूलो। आई बात समझ में आपको? आइए पढ़ते हैं अब इसको। द गवर्नमेंट मे नोटिफाई स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ सर्विसेज, ये सिर्फ सर्विस के लिए, गुड्स के लिए नहीं है, और सर्विस भी छोटी मोटी को गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, जहां पे सर्विस प्रोवाइडर, अब जैसे मान लीजिए एक वेबसाइट है जहां पे कंसल्टेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इनको क्लाइंट से मिलाया जाएगा, तो यार वो सब वेबसाइट के ऊपर ही सब कानून नहीं लगेगा रिवर्स चार्ज के, क्योंकि वो सब कंसल्टेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं। अब वो जो सर्विस देंगे ऑब्वियसली वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे, ये सब पंगा है ही नहीं है, वो अपनी खुद ही बिलिंग करेंगे। The tax on supplies of which shall be paid by electronic commerce operator if such services are supplied through it. Such services shall be notified on the recommendation of the GST Council. All the provisions of the relevant GST law shall apply to such electronic commerce operator as if he is the supplier. GST का कानून देखिए कितना सुंदर कह रहा है ECO बोला हाँ साहब, कहा देखो तुम ही को सप्लायर मान रहे हैं ये सब के लिए, कहा अच्छा जी साहब। Liable for paying tax in relation to supply of such services. The following categories of services supplied to ECO has been notified. अब आइए सर्विस कौन कौन सी नोटिफाइड है इसको देख लीजिए। ठीक है, मैंने तो कहा ही है कि छोटी छोटी सर्विसेज नोटिफाइड, एकदम छोटी छोटी, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं। सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सी, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। एग्जाम्पल के लिए समझ लीजिए ओला उबर वाली सर्विस। ठीक है, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब। आपको मालूम है आजकल तो 8-8 कमरे के होटल बन गए हैं, लोग अपने घर को ही होटल बना दिए हैं। मैं वाराणसी से हूँ, ठीक है, और वाराणसी तो गजब का टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे भाई कल्चरल हेरिटेज है इंडिया की। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एशियन सिटी इन वर्ल्ड है, तो धार्मिक आध्यात्मिक के चीज़ों के लिए भाई बनारस को बहुत मान्यता है। तो यहाँ तो बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं। यहाँ तो इनफैक्ट लोग अपने घरों को 6-6 कमरों के घरों को अपना गेस्ट हाउसेस बना दिए हैं। क्या वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है? आंसर इज नो। अब ठीक है, अब इनकी बुकिंग कहाँ पे हो जाती है? ओयो पे, मेक माई ट्रिप पे इनकी बुकिंग भी हो रही है। ठीक है, तो गवर्नमेंट कह रही है भाई साहब ये सब तो जीएसटी देंगे, और ऐसे होटल 2-4 होते तो हम छोड़ भी देते, लेकिन दुनिया भर के हैं ऐसे होटल, राइट। तो गवर्नमेंट कह रही है अब जीएसटी कैसे वसूला जाए, तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई साहब जिस प्लेटफॉर्म पे इसकी बुकिंग होती है ना वहीं से जीएसटी लो। तो सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग एकोमोडेशन इन होटल, इन गेस्ट हाउस, क्लब, कैंपस और अदर कमर्शियल प्लेसेस मेंट फॉर रेजिडेंशियल और लॉजिंग पर्पसेस एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू ईसीओ इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22(1). अच्छा, कह रहा है एक्सेप्ट वो होटल्स जो खुद ही 22(1) में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, मतलब जिनका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो वो होटल तो खुद ही रजिस्टर्ड होंगे। ठीक है, 22(1) में टर्नओवर बेस्ड रजिस्ट्रेशन होता है। अगर आपका टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है, जो सर्विसेज के केस में कुछ स्टेट में 20 लाख है और कुछ स्टेट में 10 लाख है, अगर आपका टर्नओवर ये स्पेसिफाइड लिमिट से ज्यादा है तो आप खुद ही लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए। तो अगर आप खुद लायबल है रजिस्ट्रेशन के लिए तो आप खुद ही जीएसटी पे करेंगे। तब कह रहा है वो जो प्लेटफॉर्म है ओयो, मेक माई ट्रिप, वो नहीं करेगा। ध्यान दीजिएगा ये बात यहां पे नहीं लिखी थी, ओला उबर वाले केस में नहीं लिखा था कि अगर आप लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट देखिए ध्यान से आप समझिए, जो प्रैक्टिकल होता है ना, जो मेजॉरिटी में हो रहा है, गवर्नमेंट उसके हिसाब से कानून भी बना रही है। देखिए टैक्सी ड्राइवर रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल होगा, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है, या 10 लाख और 20 लाख रुपया साल का, उससे ऊपर का टर्नओवर होना चाहिए एक टैक्सी ड्राइवर का, तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर चांस है। गवर्नमेंट कह रही है ये सब बात बकेंगे ही नहीं हम यहाँ पे, हम सीधे सीधे बोलते हैं भाई ओला उबर तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब होटल तो यार 7 स्टार होटल है, 5 स्टार होटल, उनका एक दिन का टर्नओवर इससे ज्यादा है, जो लिमिट है रजिस्ट्रेशन की उससे ज्यादा तो टर्नओवर उनका एक दिन का भी है। तो अब यहां पे 2 बातें कर दी गवर्नमेंट ने, कहा भाई तुम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो होटल तो तुम जीएसटी की बिलिंग करोगे, बुकिंग ओयो से हो रही हो चाहे मेक माई ट्रिप से हो रही हो,
और अगर तुम लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो हम जीएसटी किससे वसूल लेंगे? ओयो या मेक माई ट्रिप जो प्लेटफॉर्म है उनसे वसूल लेंगे। अच्छा, मैं किसी भी प्लेटफॉर्म का नाम ले रहा हूं तो उसकी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, मेरा कोई लेना देना नहीं है। जो नाम मेरे दिमाग पे रटा हुआ है वही मैंने किताब में लिख दिया है और वही मैं बोल रहा हूं, ठीक है। फिर सर्विसेज बाय वे ऑफ हाउस कीपिंग। अब जो मैं ये सब बोलता हूं ना, कारपेंटर बुला लो, प्लम्बर बुला लो, इलेक्ट्रीशियन बुला लो, सच एज प्लम्बिंग, कारपेंटिंग, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है, ये सब। Except where the person supplying such services through ECO is liable for registration under section 22(1) of the CGST Act, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ना प्लम्बिंग के, इलेक्ट्रीशियन के छोटे भी होते हैं, आपको नहीं आइडिया, यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी होते हैं। प्लम्बिंग के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, जैसे कोई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, ठीक है, 500 फ्लैट का कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, तो उसका जो प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट लिया होगा वो कॉन्ट्रैक्ट पता है कितने का होगा? कई करोड़ रुपए का होगा। तो ऐसे बड़े बड़े प्लम्बिंग के कॉन्ट्रैक्टर कंपनी भी तो होती हैं, तो वो लोग भी तो अर्बन क्लैब पे जाके रजिस्टर कर लेती हैं और अपने प्लम्बर्स को भेजती हैं जो उनके एम्प्लॉय होते हैं। मतलब प्लम्बर डायरेक्ट अटैच नहीं है, प्लम्बिंग का कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली बड़ी बड़ी कंपनी भी अटैच है अर्बन क्लब से। वैसे ही इलेक्ट्रीशियन वाली, आप समझ गए? तो इसलिए गवर्नमेंट ने यहां दोनों बात बोल दी कि भाई साहब, अगर सर्विस प्रोवाइडर तुम खुद लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो तो तुम जीएसटी की बिलिंग करो, और नहीं तो छोटा मोटा कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन ये सब है तो हम किससे जीएसटी ले लेंगे? अर्बन क्लैब तुमसे ले लेंगे, ठीक है। अर्बन कंपनी हमने लिखा है, अब देख लेना उसका नाम क्या है, अर्बन क्लैप है ना सर, तो ठीक है, ज़्यादा मगजमारी नहीं है, अगर क्लैप है तो क्लैप कर लेना, ठीक है। अब आइए रेस्टोरेंट सर्विस में। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन सर्विसेज सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, ईटिंग जॉइंट्स एक्सेट्रा लोकेटेड स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, अदर देन लोकेटेड स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अच्छा, जो बहुत कुछ एरियाज को डिफाइन किया गया है कि यहाँ पे अगर आपका रेस्टोरेंट है, ईटिंग जॉइंट्स है, तो जीएसटी की लायबिलिटी फिर आप ही के ऊपर है। ये बहुत महंगे और पॉश एरिया है, ठीक है। यहाँ का जो रेस्टोरेंट होता है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड होगा ही। क्यों? क्योंकि उसके एक सूप का रेट सुनेंगे तो आपके हाल बेहाल हो जाएंगे, राइट। उनका सूप ही बिकता है 1500 रुपए का, राइट। तो क्या वो जीएसटी में लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन होंगे? ऑब्वियसली होंगे, राइट। जितने में लोग डिनर कर लेते हैं उससे ज़्यादा का उनका एक सूप है। तो स्पेसिफाइड एरियाज वाले रेस्टोरेंट को तो कह दिया कि तुम बाहर हटो, तुमको तो खुद जीएसटी बिलिंग करनी है। बाकी के केस में कह रहा है कि स्विगी जोमेटो हम तुमसे ले लेंगे। अब आजकल देखिए स्विगी जोमेटो पे बहुत सारे लोग क्लाउड किचन चला रहे हैं अपना, ठीक है, घर में ही खाना बना रहे हैं और स्विगी जोमेटो पे लिस्ट करके बेच रहे हैं, राइट। आर दे रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी? नहीं, गवर्नमेंट को चाहिए भैया, लेकिन ठीक है, लेकिन ऐसे इतने सारे लोग हैं, स्विगी जोमेटो तो बड़ा धंधा करके बैठा हुआ है, बिना जीएसटी के चलेगा क्या? तो गवर्नमेंट कह रही है नहीं भाई, हम जीएसटी ले लेंगे। उससे तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो तो छोटा व्यापारी है भाई, वो तो थोड़ा बहुत माल बेच रहा है, कोई बात नहीं, हम स्विगी जोमेटो से वसूल लेंगे जीएसटी, राइट। तो आपको समझ में आ गया कहाँ कहाँ गवर्नमेंट के कैसे बोल रही है। स्विगी जोमेटो वालों को बोल रही है कि सभी पे दो, बस जो स्पेसिफाइड एरिया वाले रेस्टोरेंट है उनको छोड़ दो, ठीक है। ओला उबर से कह रही है सबका दो भाई, ठीक है। बाकी ओयो मेक माई ट्रिप से कह रही है जो छोटे वाले होटल्स हैं उनका तुम दो, ठीक है। और अर्बन क्लैब को कह रही है जो छोटे वाले सर्विस प्रोवाइडर तुम्हारे यहाँ हैं उनका तुम दो। पूरा 9-5 क्लियर हो गया आपको। अब ये प्लेटफॉर्म वाला इंडिया का भी हो सकता है, इंडिया के बाहर का भी हो सकता है। हाँ, फ्लिपकार्ट इंडिया की है लेकिन अमेजॉन तो इंडिया के बाहर की कंपनी है। हाँ, तब तो इफ द ईसीओ इज लोकेटेड इन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर ईसीओ टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है तो पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज ईसीओ, तो ईसीओ पे करेगा टैक्स। इफ ईसीओ डज नॉट हैव फिजिकल प्रेजेंस इन टैक्सेबल टेरिटरी, मान लीजिए उसकी फिजिकल प्रेजेंस इंडिया में नहीं है, वो बाहर से ऑपरेट होता है, तो कह रहा है पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन रिप्रेजेंटिंग द ईसीओ। तो ईसीओ को इंडिया में जो रिप्रेजेंट करता होगा वो, ठीक है। अच्छा, तो यानी कोई रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है क्या? हाँ, कोई रिप्रेजेंटेटिव होना जरूरी है। अगर आप इंडिया के बाहर के ऐप या वेबसाइट हो तो आप इंडिया में धंधा नहीं कर सकते हो अगर आपका इंडिया में एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। तो इंडिया में जो आपका रिप्रेजेंटेटिव, इनफैक्ट जीएसटी रजिस्ट्रेशन तक में उसका नाम डालना पड़ता है कि ये मेरा इंडिया का रिप्रेजेंटेटिव है, वही लायबल फॉर जीएसटी होगा। इफ ईसीओ इज नीदर द फिजिकल प्रेजेंस नॉर एनी रिप्रेजेंटेटिव, ना तो फिजिकल प्रेजेंस है ना कोई रिप्रेजेंटेटिव है, तो भैया तुम धंधा नहीं कर सकते हो।
तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पर्सन लायबल टू पे टैक्स इज द पर्सन अपॉइंटेड बाय इश्यू फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स। आपका कोई ना कोई पर्सन अपॉइंटेड होना चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ पेइंग टैक्स, यानी वही रिप्रेजेंटेटिव की बात कर रहा है, आप समझ लीजिए, यानी कोई ना कोई तो होना चाहिए, नहीं है तो आप धंधा ही नहीं कर सकते। यानी बाहर की अगर इश्यू है तो इंडिया में प्रेजेंस उसकी होनी चाहिए, फिजिकल प्रेजेंस, कहीं ऑफिस होनी चाहिए, नहीं ऑफिस तो कोई बात नहीं, एक रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में होना चाहिए, नहीं है तो भाई कोई तो टैक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की तो होनी चाहिए, कुछ भी नहीं तो भाई धंधा नहीं, बैन हो जाएगी वेबसाइट ऐप, ठीक है, इंडिया में खुलेगी नहीं आपकी वेबसाइट, बैन कर दी जाएगी। सो दिस इज व्हाट गवर्नमेंट हैज मेड लॉ फॉर सेक्शन 9 सबसेक्शन 5। तो आज की क्लास में आपने 9, 4, 9, 5 देखा, आई होप आपको मजा जरूर आया होगा, और इस तरीके से हमने चार्जिंग सेक्शन के 5 सबसेक्शन कंप्लीट कर लिए हैं, और आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करेंगे।